हेलो फ्रेंड्स, प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग अपनी कॉम्पिटिटिव साइंस को और आगे बढ़ाएंगे। फिजिक्स में आज का टॉपिक है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। बाकी पृष्ठ तनाव तो मोस्टली हम लोग जानते हैं क्या होता है कि जब किसी पृष्ठ मतलब सतह में जब तनाव होता है, एक खिंचाव होता है, उसे हम लोग पृष्ठ तनाव कहते हैं। बाकी उसको पढ़ने से पहले हम लोगों को दो और इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी है, हम लोगों की शब्दावली है साइंस की और साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। ससंजक बल और असंजक बल, इनकी जानकारी पहले हमें होनी चाहिए। इन्हीं बलों के कारण हम लोगों को जैसे पृष्ठ तनाव वगैरह, आगे जाके केशिकत्व वगैरह और जो भी आगे हम लोग जाके क्या बोलते हैं बर्नौली के प्रमेय वगैरह पढ़ने वाले हैं, उन सब जगह हम लोगों को ससंजक और असंजक बल वगैरह देखने को मिलेंगे। और प्राकृतिक जीवन में भी हम लोगों के जीवन में हम लोगों के काफ़ी महत्व इन दोनों चीज़ों का। तो आगे बढ़ते हैं, सीधा पढ़ना शुरू करते हैं। ससंजक बल या कोहेसिव फोर्स क्या है? तो एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को आप ससंजक बल कहेंगे। एक ही पदार्थ अर्थात पानी पानी, लोहा लोहा, पारा पारा, ऐसी कोई भी चीज़ जो है जिनके पास समान प्रकार के रासायनिक गुण हैं, उनको आप क्या बोल देंगे? समान प्रकार के अणु, और उनके बीच जो बल लगेगा उसे हम लोग क्या नाम दे देंगे? ससंजक बल। ठीक है। ठोसों में ससंजक बल का मान कैसा मिलेगा? ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि ठोसों के पास जो मास या द्रव्यमान होता है थोड़ा सा ज़्यादा होता है अन्य प्रकार की अवस्थाओं के प्रति। इस कारण से यहाँ पे आपको ससंजक बल का मान कैसा मिलेगा? ज़्यादा मिलेगा। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। ऐसे क्वेश्चन फैक्ट के रूप में कई बार आ चुके हैं, अभी भी आने के चांस पूरे रहेंगे। तो उसी प्रकार से आसंजक बल का मान ज़्यादा होने के कारण ठोसों का आकार सामान्यतः क्या रहता है? निश्चित होता है, अधिक समय तक स्टेबल रहता है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप लोग ये भी मानेंगे, फिजिक्स में तो हमें पता है, केमिस्ट्री में आप लोग ये भी पढ़ेंगे कि ठोस के अणुओं के बीच इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स या फिर अंतर आणविक बल का मान ज़्यादा होता है। तो वो अंतर आणविक बल को ही आप किस बल के नाम से बोल सकते हो? ससंजक बल। मतलब अब यहाँ पे हम यदि आपसे बोलें कि हमारे पास ये लोहे का टुकड़ा है, तो इस लोहे के टुकड़े में ऐसे लोहे के बहुत सारे अणु होंगे, तो इन लोहे के अणुओं के बीच भी एक बल काम करेगा। ठीक है, उस वाले बल को आप बोलेंगे ससंजक बल, और समान अणुओं के बीच लगने वाले बल को आपने पीछे क्या पढ़ लिया है बेबी? ससंजक बल या कोहेसिव फोर्स कहा है। ठीक है। और हम लोग देखते भी हैं कि ठोस जो होते हैं उनके आकार सामान्यतः हमेशा निश्चित ही दिखते हैं, अपने आप वो फैलते और फूलते नहीं हैं। ठीक है, अर्थात उनको आप फूलों फलों का आशीर्वाद दोगे तो आसानी से वो फूलने फलने वाले नहीं हैं। इसलिए ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके अणुओं के बीच ससंजक बल का मान बहुत अधिक होता है। इसी को हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, अंतर आणविक बल। तो इस शब्दावली का उपयोग करना भी आपको आना चाहिए। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स का मान ज़्यादा होने के कारण जो ठोस हैं वो अपने आकार को लंबे समय तक स्थिर बनाए रखते हैं। ठीक है। इसी के विपरीत यदि आप गैसों की बात करेंगे तो गैसों में ससंजक बल का मान नगण्य या फिर बहुत कम होता है, क्योंकि हम लोग देखते हैं यहाँ वायुमंडल में सब जगह गैसें हैं। क्या एक गैस का अणु यहाँ पर रुका होगा हमारे मुंह के अंदर जाने के लिए? नहीं हो सकता, वो तो मुंह के अंदर ही चला गया होगा, या फिर हमारे शरीर के अंदर चला गया होगा, या फिर कहाँ चला होगा? कहीं दूर चला होगा। ऐसा क्यों दूर चला गया होगा? ऐसा क्यों? क्योंकि गैस के दो अणु जो होते हैं लगातार, गैस के अणु जितने भी होते हैं सभी लगातार गतिशील अवस्था में होते हैं, तो उनके बीच में कोई खास आकर्षण बल काम नहीं कर पाता है। इस अर्थात हम लोग बोलेंगे उनकी भी ससंजक बल तो काम तो कर रहा होगा, लेकिन बहुत नगण्य मतलब नेग्लिजिबल कंडीशन में काम करेगा। तो बस आप लोगों को ये याद रखना है कि ठोसों यानी पदार्थ की मात्र 3 अवस्थाएं होती हैं। केमिस्ट्री में पढ़ेंगे हम लोग मोस्टली। तो पदार्थ की 3 अवस्थाओं में ठोसों में सबसे ज़्यादा ससंजक बल पाया जाएगा, और गैसों में सबसे कम, और जब मतलब लिक्विड में थोड़ा सा बीच में पाया जाएगा। यहाँ पर साथ में एक इजी कहानी फिर से आपको ये वाली चीज़ रिवाइज कर दें कि ससंजक बल, तो संजक मतलब साथ तो होगा, लेकिन किस प्रकार के? समान प्रकार की। तो समान प्रकार के अणुओं के बीच लगने वाला ससंजक बल, और असमान प्रकार के अणुओं के बीच लगने वाला क्या पढ़ेंगे हम लोग? अब आसंजक बल पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप लोग फिर से ध्यान दे सकते हैं, आसंजक बल, इंग्लिश का वर्ड भी आजकल हिंदी में लिखा आने लगा है, अधेसिव फोर्स। तो इसको भी आपको याद रखना। फेविकोल को हम लोग जानते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अधेसिव। फेविकोल का मतलब व्यवहारिक नाम, फेविकोल तो कंपनी का नाम है। तो फेविकोल क्या है? एक अधेसिव पेस्ट है जो चीज़ों को चिपकाने का काम करता है। अब चाहे फेविकोल वगैरह, गोंद वगैरह सभी के लिए बात करें आप, तो उसकी चर्चा भी करेंगे फिर से। तो आप यहाँ पे क्या ध्यान देंगे? 2 भिन्न मतलब अलग अलग, डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर्स। तो 2 भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को आप आसंजक बल कहेंगे। ठीक है, जैसे कि अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं, समझिए फिर से वही फेविकोल का उदाहरण ले लेते हैं। ये हमारे पास अपना कोई लकड़ी मतलब प्लाईवुड है,
इसको केवल हमने प्लाई लिख दिया और इस पे आप माइका या सनमाइका चिपकाने की कोशिश करेंगे तो सनमाइका सीधा इस पे चिपकेगा नहीं, तो इसके बीच में आपको एक फेविकोल नाम की चीज़ लगानी पड़ेगी। वैसे फेविकोल हम नहीं बोलते क्योंकि हमें उससे कोई ख़ास पैसा तो मिलने वाला है नहीं है, हम उसके ब्रांड एम्बेसडर। तो यहाँ पे हम लोगों को एक ऐसा पेस्ट डालना पड़ेगा जो इन दोनों को चिपका दे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फेविकोल, फिर से मुंह से गलत निकलेगा फेविकोल, ये सनमाइका और प्लाईवुड ये दोनों समान प्रकार के पदार्थों के मिलते हैं तो बने नहीं हैं, ठीक है। तो ये दोनों आसानी से चिपकने वाले हैं नहीं, यदि चिपक भी जाएंगे तो उनके बीच कौन सा बल काम करेगा? आसंजक बल। तो यहाँ पे बस हम लोगों को ये बोलना होता है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन परीक्षा बनता है कि जब हम लोगों ने प्लाईवुड से सनमाइका को चिपकाया होता तो बीच में जो आपने उन दोनों को चिपकाने वाला पदार्थ लगाया होता है वो पदार्थ उनके बीच कौन से बल को उत्पन्न करता है? तो आप आंसर लगाएंगे आसंजक बल को उत्पन्न करता है। तो आसंजक बल पहले अपने आप को सनमाइका से चिपकाएगा और फिर जाके वो खुद को किससे चिपका लेगा? तो आप बोलेंगे प्लाईवुड से। तो बीच में जो हम लोगों ने फेविकोल के रूप में बोल देंगे, अच्छा लग रहा है तो बोल देते हैं फिर से, फेविकोल के रूप में जो हम लोगों ने एडहेसिव फोर्स या फिर यहाँ पे चिपकाने वाला पेस्ट रखा है वो सनमाइका और प्लाईवुड के बीच में आवश्यक आसंजक बल को पैदा करके दोनों को चिपका देगा, ठीक है। तो यहाँ पर इतनी लंबी कहानी काम की तो है और आप इसको एक बार फिर से समझिएगा। तो आखिरी में शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से आपको फिर से बता दें कि आसंजक बल का अर्थ ही क्या है? असमान पदार्थों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को या किसी प्रकार के बल को आप आसंजक बल कहेंगे, ठीक है। तो आसंजक बल के कारण ही वस्तु एक दूसरे से चिपकती हैं। जैसे यदि हमारा बोलना है कि हमने कोई ग्रिप वाले यानी ग्रिप वाली कोई चीज़ लो, इस पर बोर्ड पे चिपका दी, तो यदि ग्रिप बनी सी रबड़ की और बोर्ड बना है मान लीजिए कांच का या फाइबर का, तो उन दोनों के बीच में जो बल लग रहा है वो कौन सा बल है? आसंजक। क्योंकि दोनों का जो रासायनिक संगठन है समान प्रकार का नहीं है। चित्र में भी यहाँ पर हमने आपको कुछ समझाने की कोशिश की है कि हरा हरा पदार्थ हम लोगों ने मान लिया कि ये पानी है, हरा हरा पदार्थ पानी है, तो पानी के अणुओं के बीच जो बल लगेगा उसको हम लोग क्या नाम दे देंगे? ससंजक बल। अब लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो पानी और ये वाली चीज़ को हमने मान लिया कांच या ग्लास, ठीक है। तो इस कांच और पानी के अणुओं के बीच जो बल लगेगा उसे हम लोग क्या नाम दे देंगे? अपना असंजक बल। तो समान प्रकार के अणुओं के बीच जो बल लगता है उसको सासंजक कहेंगे और असमान प्रकार के अणुओं के बीच जो लगेगा उसको आप आसंजक कहेंगे। और इसी वाली प्रॉपर्टी के आधार पर आप आगे जाके किस चीज़ की परिभाषा आसानी से एक्सप्लेन भी कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, परीक्षा में हम लोग को सबसे ज़्यादा आते हैं अनुप्रयोग या फिर एप्लीकेशन, कि आप लोग अपने व्यवहारिक जीवन में कहाँ कहाँ इन चीज़ों के उदाहरण देखते हो, तो उनको समझाने में भी और समझने भी ऑप्शन सही आंसर पिक करने में हम लोगों को दोनों की परिभाषाएं काफ़ी हद तक मदद करने वाली हैं। तो टॉपिक काफ़ी इजी था, अब हम आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं। बस याद रखें जो भी बताया गया। तो अब बारी सीधी आती है प्रश्न तनाव की, सरफेस टेंशन की। तो वो वाली टेंशन भी यही होती है जो हम लोगों को अपने एग्जाम को लेके कभी कभी होती है। टेंशन मत लीजिए, प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस आप लोगों के साथ साथ है। तो जो भी समस्या है हम लोगों से संपर्क कीजिए। डायलॉगबाजी खत्म करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न तनाव, द्रव्य के या द्रव्य बोल के हमने घोर अपराध कर दिया है। ये तो हमारे ख्याल से आप लोगों को पता है। हिंदी मीडियम की मेन बात हो रही है, इंग्लिश में तो द्रव्य का मतलब लिक्विड होता है और द्रव्य का मतलब मैटर अर्थात पदार्थ होता है। तो द्रव्य का अर्थ यहाँ पे लिक्विड है, ठीक, कोई भी तरल पदार्थ। और एक शब्द एक और आपको उपयोग करना सीखना है, द्रव्य, और इसका अर्थ होता है कोई भी पदार्थ अर्थात मैटर। ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पर द्रव्य ही बोलना है, ना कि द्रव्य बोलना। तो कोई भी पदार्थ नहीं लेना। सामान्यतः प्रश्न तनाव आपको आसानी से कहाँ देखने को मिलेगा? लिक्विड काइंड ऑफ मटेरियल पे। तो आगे चल देते हैं। तो द्रव्य के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। हर आदमी चाहता है कि हमारा घर भले बहुत बड़ा हो, लेकिन हम अपने आप को कैसे रखें? फिट एंड फाट तो बोलना गलत हो जाएगा। तो हर आदमी अपने आप को फिट रखना चाहता है, मतलब हर आदमी छोड़ो, हर व्यक्ति या हर वस्तु भी एक निश्चित जगह में सिकुड़ने का प्रयास करते हैं। अधिकार बड़े क्षेत्र पे हो, पर वो रहे कहाँ पे? छोटे पे, ताकि अपने आप को आसानी से कंट्रोल किया जा सके। तो उसी प्रकार से द्रव्य भी अपने आप को कम से कम जगह पे सिकोड़ के रखने का प्रयास करता है, ताकि उसकी जो चीज़ें हैं उससे ज़्यादा दूर ना रहें, उस पर वो कंट्रोल कर सके। ठीक है। अधिकार बस चाहते हैं बड़े क्षेत्र पर, लेकिन रहेंगे पास पास। तो उसी वाले गुण को हम लोग क्या नाम देंगे? प्रश्न तनाव। ठीक, तो एक पूरी परिभाषा पढ़ लेते हैं अब। तो द्रव्य के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है। एडवांस टू रिड्यूस इटसेल्फ, ठीक है, जिसके कारण उसका प्रश्न तनाव
अच्छा नहीं पढ़ा फिर से पढ़ देते हैं, जिसके कारण उसका पृष्ठ सदैव तनाव की स्थिति में रहता है। ठीक है, जिसके कारण उसका पृष्ठ हमेशा तनाव की स्थिति में रहता है, इसे ही आप पृष्ठ तनाव कहेंगे। जैसे यदि हम आप थोड़ा सा हमें देखोगे हल्के से तो अभी हम फैले फाले हैं, फिर शायद कुछ लोगों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा फैले फाले हैं, तो हमें लगता है हमारा पृष्ठ तनाव भी कैसा कम है, तो हम अपने आप को सिकोड़ने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। मतलब एक तनाव में रहेंगे, भाई हम क्यों नहीं सिकोड़ रहे हैं, तो अपने को खींचने का प्रयास करते रहेंगे ताकि हम कैसे एकदम फिट हो जाएँ। और चेहरा तो हमारा शायद ऋतिक रोशन के जैसा है पर बॉडी नहीं है उसके जैसी, तो हम इतने दुखी क्यों बैठे हो भैया, आगे चलते हैं। ठीक है, तो पृष्ठ सदैव तनाव की स्थिति में रहता है, इसे ही आप क्या कहेंगे, पृष्ठ तनाव। तो तनाव मतलब एक्स्ट्रा प्रयास करते रहना। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स आप लोगों ने पढ़ रखे हैं, तो हमने उन्हीं को आपको यहाँ पे इमेज के माध्यम से शेयर किया है। तो अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम लोग अब चित्रात्मक प्रदर्शन से समझने की कोशिश करते हैं। तो एक चीज़ फिर से समझ लेते हैं, कोई भी लिक्विड यानी कोई भी तरल पदार्थ हमेशा कम से कम जगह घेरने की कोशिश करता है। तो इस कम से कम जगह घेरने की कोशिश को ही हम लोग क्या नाम दे देंगे, पृष्ठ तनाव, क्योंकि उस कोशिश में उसके ऊपर एक तनाव, टेंशन आ जाएगी, एक हल्की सी लेयर आ जाएगी, उस लेयर बनाने की क्वालिटी को ही हम लोग क्या नाम दे देंगे, पृष्ठ तनाव कहेंगे। बस एक चीज़ हमने बोलना भूल गए कि पृष्ठ तनाव की जो क्वालिटी है या फिर जो गुण है, वो एक गुण क्या है, एक बल है, फोर्स है। तो अब यहाँ पे हम लोग कोशिश करते हैं, जैसे मोस्टली आप लोगों ने उदाहरण पढ़ रखा है कि जब भी पानी की बूंद किसी सरफेस पे गिरती है, किसी सतह पे गिरती है, तो अपने आप को वो हमेशा छोटी सी छोटी जगह में सिकोड़ने का प्रयास करती है, और सामान्यतः कैसी बनती, गोल टाइप की बनती है। भले यहाँ पे हल्के हल्के से छींटे टाइप के दिखते हैं, पर मोस्टली आप लोग देखोगे तो उसका भाग मोस्टली गोल टाइप का, मतलब गोल नहीं बोलना चाहिए, वृत्ताकार टाइप का दिखेगा आपको। तो ऐसा क्यों होता है, तो उसके पीछे आप लोगों को लॉजिक लगाना है कौन सा, सासंजक बल का। ठीक है, तो वहाँ पे आपको लॉजिक लगाना है सासंजक बल का और साथ में आसंजक बल का। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही पानी की बूंद जाके ज़मीन पे गिरती है, तो पानी की बूंद और ज़मीन के पानी के बीच, ज़मीन के बीच में आसंजक बल काम करने लगता है। ठीक है, इस कारण से वो वहाँ पे रुक जाती है कई बार, ठीक है, चिपकी रहती है। और अगली स्थिति, अब इस वाली बूंद के पास बहुत सारा पानी है, और प्रत्येक पानी के अणु जो हैं एक दूसरे पे क्या लगाएंगे, इतनी रहने दें, ठीक। अब थोड़ा सा सजाना तो पड़ेगा। और प्रत्येक पानी के अणु जो हैं एक दूसरे पे कौन सा बल लगाएंगे, तो आप बोलेंगे आसंजक बल। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे मेन तो चीज़ ऐसा ये समझाने वाले हैं कि ये पानी की जो बूंद है सिकुड़ क्यों जाती है और गोल क्यों हो जाती है। कई लोगों को पता है, तो इस बात के लिए हम आप लोगों को बधाई देते हैं। जिनको नहीं पता है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान दे के आज समझ लीजिए, और बाकी लोगों की बराबरी बल्कि बाकी लोगों को पछाड़ के आगे बढ़ जाइए। तो पानी की बूंद जो है पृष्ठ तनाव के कारण ही गोल बनती है और सिकुड़ जाती है। ऐसा क्यों होता है, तो नीचे जो हमारा सरफेस है और पानी है, उसके बीच में आसंजक बल काम करेगा। ठीक है, और वो उसको आसानी से फैलने नहीं देगा। और दूसरी कहानी, पानी के जो अणु हैं, ठीक है, उनके बीच कौन सा बल काम करेगा, सासंजक बल काम करेगा। और यहाँ पे जो मेन केंद्रीय अणु हैं, वो इस पानी पे एक अपना सासंजक बल लगाएगा और सबको कहाँ की ओर खींचेगा, अंदर की ओर खींचेगा। और चूंकि ये सारे अणु समान प्रकृति के हैं, इसलिए सबके द्वारा जो बल आरोपित किया जाएगा, सब पर जो बल लगेगा वो समान प्रकार का लगेगा। और समान प्रकार का बल लगने के कारण सब जगह इस प्रकार से आप लोग देखोगे समान प्रकार की आकृति बनेगी, और केंद्र से समान दूरी वाला एक वृत्त का निर्माण हो जाएगा। और पानी की बूंद हमेशा कैसी बन जाती है, गोल। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि पानी की बूंद के अंदर जो समान प्रकार के अणु होते हैं, वो एक दूसरे पर समान प्रकार का बल आरोपित करते हैं। मेनली किसके द्वारा समान बल आरोपित किया जाता है, केंद्रीय अणु के द्वारा। केंद्रीय अणु के द्वारा सब पर समान प्रकार का सासंजक बल आरोपित किया जाता है, और सबको वो समान ताकत से क्या करता है, अपनी ओर खींच लेता है, जिस कारण से पानी की बूंद कैसे दिखती है, गोल दिखती है। तो ये पूरी कहानी किसकी है, पृष्ठ तनाव की है। तो हमने आपको समझा पूरा दिया, भले लिखा पूरा नहीं था, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि पानी की बूंद जो गोल बनती है, वो पानी के समान अणुओं के बीच लगने वाले समान सासंजक बल के कारण लगती है। तो बार बार आपको समान करना है, तो हम लोग अपने घर में अच्छे से अच्छा सामान ला सकते हैं नौकरी पाके, वो भी अपनी सरकारी कमाई से। अब आगे चल लेते हैं। अगला पॉइंट क्या लिखा है, इस वाले पॉइंट से पढ़ना है, किसी द्रव का पृष्ठ तनाव वह बल है। तो ये भी आपको ध्यान देना, पृष्ठ तनाव एक प्रकार का बल या फोर्स है जो द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की इकाई लंबाई पर रेखा के लंबवत काम करता है। ठीक है, तो मेन चीज़ तो आपको बस यहाँ पे इतनी कोशिश करना है याद रखने की कि पृष्ठ तनाव जो होता है, ठीक है, एक प्रकार का बल है, और जो काम किस पे करता है, यदि आप जिस भी पृष्ठ पे आप तनाव की गणना करने वाले हैं उस पर एक काल्पनिक रेखा खींचेंगे, तो उस काल्पनिक रेखा की लंबाई पर निर्भर करता है। मतलब
यहाँ पर फिर से एक बड़ा सा चित्र बना लेते हैं। ये पानी की बूंद हमने गोल फिर से बना ली है। तो यहाँ पर जो पृष्ठ तनाव है समझिए इस केंद्रीय अणु के द्वारा उत्पन्न किया जा रहा है, तो वो किस पर डिपेंड करेगा, इसकी त्रिज्या पर। त्रिज्या भी तो एक लंबाई है। और हमने जहाँ तक आपको पिछली क्लास में बताया था, जब हम लोग क्या कार्य पढ़ रहे थे, कि इस वृत्तीय मार्ग पर केंद्र के द्वारा वृत्त की त्रिज्या पर, वृत्त की परिधि पर हमेशा कितने अंश का कोण बनाया जाता है, 90 अंश का। इस केंद्र द्वारा वृत्त की परिधि पर हमेशा 90 अंश का कोण बनाया जाता है। तो इस काल्पनिक रेखा की लंबाई पर ही वो हमेशा एक लंबवत कार्य करेगा, जिस कारण से ये जो आपकी जो बाहर की परिधि है कहाँ की ओर अग्रसर हो जाएगी, अंदर की ओर, वो से अधिक सिकुड़ जाएगी। मतलब सीधी बात, बस आपको इतना याद रखना है कि ये बल लगाएगा किस पे, इस रेखा पर। तो बल बटे क्या बनेगी, रेखा। और रेखा क्या होती है, रेखा की कुछ ना कुछ लंबाई होती है, तो बल बटे लंबाई। तो पृष्ठ तनाव का जो सूत्र है वो क्या बनेगा, बल लगेगा किस पे, लंबाई पे। इस लंबाई को भी सिकुड़ेगा, इस लंबाई को भी सिकुड़ेगा। यहाँ पे बस अच्छी बात होती है, यदि वो एक जगह से सिकुड़ेगा तो समान जगह वही बल आरोपित हो जाएगा। इसलिए एक लंबाई पर बस आपको बल लगाना है, अपने आप पूरी की पूरी परिधि या क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ पे परिधि बोलना चाहिए, अपने आप पूरी परिधि या सरकमफेरेंस क्या होगी, सिकुड़ जाएगी। तो आपको बस ये ध्यान रखना, पृष्ठ तनाव एक बल है और जो किस पर डिपेंड करता है, उसकी त्रिज्या अर्थात लंबाई पर। ठीक है, वो भी कैसी रहेगी, लंबवत। वो आपको यहाँ से बोल देना है कि केंद्र हमेशा वृत्त की परिधि पर 90 अंश का कोण बनाता है। इसको हम लोग कोणीय वेग कार्य हो गया। ठीक है, पीछे हम लोगों का केपलर की गति के नियम हो गए। ऐसे आगे जाके आप लोग ज्यामिति पढ़ेंगे मैथ्स में, सब जगह ये रूल काम में आएगा आपके। तो एक पंथ कई का, दो छोड़ो 100 भी बोल सकते हो यहाँ पे। तो आपको बस ये याद रखना कि पृष्ठ तनाव जो है वो एक बल है और जो किस पर डिपेंड करता है, लंबाई पे। एक सीधा क्वेश्चन परीक्षा में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में मिलेगा कि पृष्ठ तनाव यदि बल के रूप में काम करता है तो किस पर निर्भर करता है, तो आप बोलेंगे लंबाई पर। क्योंकि नीचे आप लोग देखेंगे यहाँ पे एक और लिखा है, पृष्ठ तनाव टी फॉर टेंशन है, और जब वो बल डब्ल्यू के मतलब वर्क के रूप में काम करता है तो किस पर डिपेंड करता है, वो लंबाई गुणा लंबाई मतलब क्षेत्रफल पर। तो आगे बढ़ जाते हैं। तो पृष्ठ तनाव का सूत्र क्या बनेगा, बल बटे लंबाई। ठीक है, जिस कारण से उसका यदि आप लोग मात्रक बनाने की कोशिश करेंगे तो बल का मात्रक होता है न्यूटन और लंबाई का मात्रक होता है मीटर। तो न्यूटन प्रति मीटर या फिर न्यूटन इंटू मीटर इनवर्स आप अपना मात्रक भी बता सकते हैं। पेन चेंज करना, सब कुछ नीला नीला हो गया है। ठीक है, तो इसका मात्रक आप लोग न्यूटन मीटर इनवर्स भी बोल सकते हैं, न्यूटन प्रति मीटर भी बोल सकते हैं। एक और सूत्र बना सकते हैं आप लोग चाहें तो, पर दोनों एक दूसरे के हैं बराबर ही, वो भी हम सिद्ध कर देंगे। तो द्रव के पृष्ठ के क्षेत्रफल में एकांक वृद्धि करने के लिए किया गया कार्य द्रव के पृष्ठ तनाव के बराबर होता है। ठीक है, तो यदि आप चाहते हैं कि इसका क्षेत्रफल जो है, जहाँ पर पृष्ठ तनाव काम कर रहा है, इसका जो क्षेत्रफल है वो बढ़ जाए इस प्रकार से, ठीक है, तो आपको इसके लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। आपको इसके लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा और वो काम ही किसके बराबर होगा, पृष्ठ तनाव के बराबर होगा। तो आपको बस यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ ये याद रखनी है कि पृष्ठ तनाव जब बल के रूप में काम करता है तो वो लंबाई पर डिपेंड करता है। ठीक है, और जब वो आप पृष्ठ तनाव को बढ़ाने या कम करने के लिए जब आप काम करोगे तो काम किस पर डिपेंड करता है, लंबाई पर नहीं, किस पर डिपेंड करता है, कहाँ गया, क्षेत्रफल ये लिखा है। ठीक है, तो पृष्ठ तनाव को बढ़ाने घटाने के लिए जब आप कोई कार्य करोगे तो कार्य का संबंध किससे स्थापित होता है, क्षेत्रफल से। ठीक है, तो उस स्थिति में पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या निकल के आता है, जूल प्रति मीटर स्क्वायर, किस वाले सूत्र से, तो पृष्ठ तनाव बराबर W बटे लंबाई गुणा चौड़ाई, या लंबाई इंटू लंबाई भी लिखना था हमारे, या फिर R का वर्ग लिख सकते थे चाहते तो लंबाई 2 बार है, इसलिए आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, मीटर स्क्वायर। और हमने आपसे अभी बोला है ये दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। तो ये कैसे बराबर हैं, तो आप लोगों को पता है, क्या पता है, यदि हम लोग इसी वाले सूत्र में ऊपर भी लंबाई और नीचे भी लंबाई से गुणा कर दें, तो आप लोग देख रहे हैं ये बल और ये लंबाई है। ठीक है, और लंबाई को हम लोग बोलते हैं विस्थापन। तो बल गुणा विस्थापन, इसको हम लोग हिंदी में लिखें यदि, तो ये है बल और लंबाई ही विस्थापन है, आप लोगों को पहले से पता है। और बल गुणा विस्थापन क्या बन जाता है, तो आप बोलेंगे सर W मतलब कार्य, तो कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, और नीचे लंबाई गुणा लंबाई है, मतलब इसी सूत्र में बस LL से गुणा कर देने पे ये वाला सूत्र मिल गया है। लेकिन दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, बराबर, क्यों, क्योंकि आप चाहो तो इस LL को फिर से काट के इस सूत्र से वापस कहाँ आ सकते हो, यहाँ पे। तो बस आपको इतना याद रखना है, परीक्षा में क्वेश्चन हम लोगों को नंबर काटने के लिए कैसा देंगे कि पृष्ठ तनाव यदि बल है तो किस पर निर्भर करता है, लंबाई पर, और पृष्ठ तनाव यदि कार्य है तो किस पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर। इतना बस आपको ध्यान देना है। और दोनों के भले सूत्र आपको अलग अलग प्रतीत हो रहे हैं लेकिन दोनों आपस में हैं बराबर। तो आशा करते हैं आप लोगों को हमने कुछ जो यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ें समझाई हैं, थोड़ा डीप में लेके गए हैं।
आप लोगों को अच्छा लगा हो, क्योंकि हमने देखा पीछे के कुछ वीडियो आप लोग लगातार वॉच करते पाए गए, तो हमें लगा आप लोग इंटरेस्ट में हो, तो आप लोगों का सिलेक्शन थोड़ा सा और कंफर्म कराने के लिए कुछ अच्छे टॉपिक और शेयर किए जाएँ आपसे। तो इसी खुशी में इस वाले पॉइंट से हम आगे बढ़ते हैं। ये वाला एग्जाम्पल हम आप बोलना भूल गए, आप लोगों ने पढ़ ही रखा है कि मच्छर वगैरह, मच्छर का जो लार्वा वगैरह है पृष्ठ तनाव के कारण ही क्या कर पाता है, पानी यानी इसके ऊपर तैर पाता है, ठीक है। ना कि मच्छर के पास कोई विशेष शक्ति होती है, उसको किसी ब्रह्मा जी ने वरदान वगैरह दिया है, ऐसा कुछ नहीं होता है, उसका कोई दैवी शक्ति नहीं होती। हम लोगों को पता है प्रत्येक पृष्ठ प्रत्येक द्रव, चाहे वो पानी ही क्यों ना हो, तेल ही क्यों ना हो, तो प्रत्येक द्रव जो होता है अपने आप को एक निश्चित जगह में सिकोड़ने का प्रयास करता है, ठीक है। इसी कारण से उसकी ऊपरी लेयर पे एक हल्की सी पतली झिल्ली टाइप की जम जाती, किसके कारण, तो आप बोलेंगे पृष्ठ तनाव के कारण। तो उसी झिल्ली पर जाके जब हमारा मच्छर या लार्वा बैठता है, कोई भी अपन लोग आगे जाके पढ़ेंगे, सब पतली सुई वगैरह तैराते हैं, तो उसको जब रखते हैं तो वो झिल्ली नहीं टूटती है और वो चीज़ इसके ऊपर रखी रहती है, कई बार तो गीली भी नहीं होगी, ठीक है। ऐसा भी आप बोल सकते हैं, गीली मतलब इट विल नॉट बी गेट वेट। अब आगे चल लेते हैं अगले टॉपिक की ओर। वैसे कुछ खास है तो नहीं, जो है सो वो भी साफ हो जाएगा। अगला है पृष्ठ तनाव को धारण या फिर अनुप्रयोग, द एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन। तो कि अपने व्यवहारिक जीवन में आप लोग कहाँ कहाँ पे पृष्ठ तनाव को देखेंगे, उसकी चर्चा हम लोग कर लें। तो पतली सुई जो है, अभी पीछे हमने आपसे चर्चा की है, पतली सुई पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी पर तैरती है, क्योंकि पानी जो है अपने आप को सिकोड़ने का प्रयास करता है और उसके ऊपर जिस प्रकार दूध के ऊपर मलाई जमती है ना, तो वो तो दिखती है, लेकिन पानी के ऊपर भी हल्की सी एक मलाई जमेगी। खासकर खारे पानी में आप लोगों को आसानी से देखने को मिलती है। अपने भारत में कई जगह पे खारा पानी पाया जाता है, एमपी में भी पाया जाता है। तो पहला अनुप्रयोग क्या था हम लोगों का, पतली सुई जो है पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी पर तैराई जा सकती है। उसको उदाहरण हम लोगों ने काफ़ी बार देखे भी हैं, पीछे हमने चर्चा भी की थी आपसे, ठीक है। दूसरा अनुप्रयोग क्या लिखा है आपके बोर्ड पर, तो साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए बनते हैं क्योंकि जल में साबुन घोलने पर उनका पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे ही हमें पता है कि कोई भी चिकना पदार्थ जो होता है, ठीक है, कोई भी चिकना पदार्थ जो होता है वो पृष्ठ तनाव को कम करता है। हम लोग जैसे कैसे हम ये वाली बात बोल पा रहे हैं, व्यवहारिक जीवन में आपको पता है कि हम लोग चिकनाई लाने के लिए, किसी चीज़ को चिकना करने के लिए, जैसे हम लोग कभी बर्फ़ी वगैरह ही बनाते हैं तो कोई चीज़ उस पर चिपके ना, अर्थात उस पर पृष्ठ तनाव ना आए। ये भी चीज़ आप लोगों को बता दें कि कोई चीज़ चिपक रही है मतलब उसमें तनाव ज़्यादा है, कोई चीज़ नहीं चिपक रही उसमें इसका मतलब उसमें पृष्ठ तनाव कम है। तो पानी जो होता है आसानी से चिपकता है, पानी जो होता है आसानी से चिपकता है। तो यदि आप चाहते हैं कि कोई चीज़ ना चिपके तो हम उसको पानी की जगह पे किसका यूज करें, वहाँ पर ऑयल के रूप में किसी भी प्रकार के तेल का यूज कीजिए आप। तो सेम प्रकार का जो तेल है ऑयली, सब लोगों को पता है कि साबुन जो है एक प्रकार का बसीय अम्ल है। जिन लोगों ने साइंस पढ़ी है मन लगा के, या फिर 10th क्लास में भी अच्छे से पढ़ा जाता है, तो हम लोगों को पता होना चाहिए साबुन जो एक प्रकार का बसीय अम्ल होता है। बसीय मतलब ऑयली एसिड होता है, तो उसके पास बहुत सारे प्रकार के तेल होते हैं। तो तेलों का पृष्ठ तनाव कैसा होता है, कम होता है, जिस कारण से वो किसी चीज़ पे आसानी से चिपकते नहीं हैं और छपे भले रहेंगे पर चिपकेंगे नहीं, आसानी से उनको हटाया जा सकता है पानी की अपेक्षा। तो साबुन के घोल जो मुख्यतः पानी का बनता है, ठीक है, लेकिन उसमें पानी के साथ क्या भी होती है, साबुन भी होती है। तो साबुन उसके पृष्ठ तनाव को कम कर देता है और गोला उसका जो पृष्ठ तनाव कम होने के कारण वो फैल जाएगा। तनाव बढ़ने का मतलब सिकुड़ना है और तनाव घटने का अर्थ क्या है, फैलना है। इस प्रकार से भी आप लोग अपने व्यवहारिक एग्जाम्पल्स को पकड़ के आसानी से क्वेश्चन पिक कर सकते हैं परीक्षाओं में। पानी पर मच्छरों के लार्वा तैरते रहते हैं, पानी पर मच्छरों के लार्वा तैरते रहते हैं, परंतु पानी में मिट्टी का तेल छिड़क देने पर, फिर से देखिए मिट्टी का तेल आ गया, तेल तो क्या है, एक ऑयल है, एक चिकना पदार्थ है जो कि पृष्ठ तनाव को क्या कर देगा, कम कर देगा। सेम कहानी जो पीछे मच्छर तैयार थे, यहाँ पे हमने आपको ये बूंदें टपकती दिख रही हैं। तो इस पानी के ऊपर देखिए एक झिल्ली टाइप की है, वो हिल रही है, झिल्ली टाइप की हिल रही है, मतलब उस पर झिल्ली जो है वो किस चीज़ में है, किस अवस्था में, तो आप बोलेंगे पृष्ठ तनाव की अवस्था में, उसमें पृष्ठ तनाव थोड़ा सा भी ज़्यादा है। लेकिन जैसे ही उस पर आप मिट्टी का तेल छिड़क देंगे तो ये जो बूंदें हैं अभी इसके ऊपर तैरती दिख रही हैं, फिर इस पर मच्छर बैठा होता है तो मच्छर कहाँ चला जाता है, नीचे। लार्वा होते वो भी क्या होते, डूब जाते। क्यों? क्योंकि चिकने पदार्थ जो हैं तनाव को, मतलब चिकनाई को बढ़ा देते हैं। तो हम थोड़ा गलत बोल गए, तनाव को कम कर देते हैं और चिकनाई को बढ़ा देते हैं और जो चीज़ को दूर दूर फेंक देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको लोगों को ध्यान रखना है कि कोई भी तेलीय पदार्थ किसी भी सतह पर छिड़क देने से उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा, ना कि बढ़ेगा। तनाव बढ़ने का मतलब सिकुड़ जाएगा और तनाव कम होने का मतलब फैल जाएगा। तो पानी की इस लेयर को फैला देगा और वो लेयर चटक जाएगी और नीचे जो भी ऊपर पदार्थ बैठे थे वो सब कहाँ चले जाएंगे, नीचे चले जाएंगे। अब चाहे मच्छर हो, चाहे सुई हो, चाहे बूंदें हो, कुछ भी हो आपकी,
ठीक है। अब हाल आगे चलते हैं अभी हाल। तो गर्म सूप स्वादिष्ट लगता है, क्यों? क्योंकि हम लोगों को पता है किसी चीज़ को जब आप गर्मी देते हैं तो गर्मी पाके वो चीज़ फैलती है, और फैलने का अर्थ क्या होता है? तनाव कम हो गया, मतलब प्रस्तनाव कम हो गया, ठीक है। तो गर्म सूप स्वादिष्ट लगता है क्योंकि गर्म द्रव का प्रस्तनाव कैसा होता है? कम होता है, अर्थात वो फैल जाता है। अतः वह जीभ के ऊपर सभी भागों में अच्छी तरह फैल जाता है। हम लोगों को पता है हमारी जीभ पे बहुत सारे स्वादांकन या टेस्ट वर्ड्स होते हैं, ठीक है। उन टेस्ट वर्ड में कई बार हम लोग जब खाना खाते हैं वो ठंडा होता है तो यहीं कहीं रह जाता है, और बहुत सारे जो टेस्ट हमने स्वाद के अंकुर या स्वाद के छिद्र जो हैं वो भूखे रह जाते हैं। उनको खाना मिलेगा नहीं तो आपको खाना टेस्टी हो, आपको खाने का टेस्ट भी वो नहीं लेने देंगे। तो यदि आप गरम गरम खाना खाते हैं तो गरम गरम खाना जो है आपके जीभ के प्रत्येक भाग तक जाएगा और इन वाले छिद्रों के अंदर प्रवेश कर जाएगा और हम लोगों को अधिक से अधिक टेस्ट देगा, ठीक है। तो आप लोग इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि गरम सूप जो है वो खाने में टेस्टी क्यों लगता है। सेम कहानी ऑयली खाना भी खाने में क्यों अच्छा लगता है, मसालेदार खाना भी खाने में क्यों अच्छा लगता है कि तेल और मसाले इन सब का प्रस्तनाव कम होता है और मुंह पे जाके आसानी से वो फैल जाते हैं। आइसक्रीम, अब आप लोग बोलोगे सर हम लोगों को तो ठंडी आइसक्रीम भी अच्छी लगती है, तो आइसक्रीम ठंडी अच्छी इसलिए लगती है कि उसमें घी के रूप में या फिर फैट्स के रूप में बहुत सारा फैट होता है, या फिर कहने को आइसक्रीम के रूप में बहुत सी मलाई वगैरह जो होती है, तो उसमें मलाई जो है वो भी फिर एक प्रकार क्या है, बसा है या ऑयल है, तो वो हम लोग की जीभ पर से जाके फैलती है। यदि आप पानी की आइसक्रीम जमा के खाइए तो आपको कोई टेस्ट समझ में या अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि पानी जो होता है सामान्यतः तेल की अपेक्षा क्या करता है, सिकुड़ता है, ना कि फैलता है। तो सीधी बात आपको बस यहाँ पे दो चीज़ें ज़्यादा समझ में आ रही हैं कि फैलने का अर्थ से प्रस्तनाव कम होना और सिकुड़ने का अर्थ से प्रस्तनाव बढ़ जाना। और प्रस्तनाव को कम कौन कौन करते हैं? तेल करते हैं या फिर गर्मी। यदि आप गर्म कर दोगे इसी चीज़ को तो वो फैल जाएगा, और यदि आप उस पर तेल छिड़क दोगे तेल भी अपने आप को क्या करता है, फैलाता है, जिस कारण से प्रस्तनाव भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यहाँ पे आप लोग एक छोटा सा हमने ये भी दे रखा है कि यहाँ पे जो पत्ते पर ये पानी की बूंदें जो पड़ी हुई हैं, बारिश का पानी की बूंदें, जो गाना सुना हुआ है आप लोगों ने, वो इसी वाले पिक्चर पे आजमाया गया था। हाँ, तो बारिश का पानी का बूंद हमें पूरा नहीं आता, तो आप लोग चाहें तो उसको भी लिख के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम थोड़ा सा खुशी मानेंगे कि आप लोग मज़े लेते हुए पढ़ाई करते हैं और स्ट्रेस कम से कम तनाव नहीं लेते, पर तनाव सीख लेते हैं आसानी से, ठीक है। तो आगे चलते फिलहाल तो वो प्रस्तनाव कहानी बूंदें क्या हैं यहाँ पर रुक गई हैं, और वो अपने जो हम लोग देखें बूंदें हो कितनी अच्छी गोल मटोल सी बनी हुई हैं यहाँ पे, तो वो प्रस्तनाव कहानी अपने आप को कम से कम जगह में सिकोड़ने का प्रयास कर रही हैं। तो काफ़ी इजी एग्जाम्पल्स हैं, तो हम बार बार बोल के आप लोगों को बोर नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है हम लोगों का, तो कुछ पॉइंट हमने जो पीछे आपसे बोल दिए वो लिखे हैं यहाँ पे। क्या हमने बोले थे आपसे कि जब का दिया आप ताप बढ़ा दोगे तो प्रस्तनाव कम हो जाएगा, मतलब सीधी बात है, प्रस्तनाव को प्रभावित करने वाले कारक, प्रस्तनाव को तो हम केवल प्रभावित करने वाले लिख देते हैं, यहाँ पे मेन हेडिंग नहीं डाली है हम लोगों ने, प्रभावित करने वाले कारक, द फैक्टर्स विच अफेक्ट सरफेस टेंशन। तो पहला तो आप लोगों को याद रखना है ताप, ठीक है, और दूसरा भी हमने क्या बोल दिया था, तेल या बसा, मतलब ऑयल एंड फैट्स। तो ये सब चीज़ें जो हैं प्रस्तनाव को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो कुछ चीज़ें लिखी, कुछ चीज़ें नहीं लिखी हैं। तो जब का ताप बढ़ाने में प्रस्तनाव कम होता है, ठीक है। तो सामान्यतः किसी चीज़ को यदि आप गर्म करेंगे तो वो चीज़ आसानी से फैलेगी, उसका प्रस्तनाव कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन हम लोगों को पता है हर चीज़ की सीमा होती है, अति सर्वत्र वर्जते। तो एक अधिकतम ताप तक ही उसको आप प्रस्तनाव के कम कर सकते हो। यदि उसको आप बहुत ज़्यादा गर्म करते जाओगे तो फिर प्रस्तनाव नाम की चीज़ ही क्या हो जाएगी, खत्म। क्रांतिक ताप, मतलब अधिकतम ताप को हम लोग बोलते हैं क्रांतिक ताप, इंग्लिश में बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। लिखना था यहाँ पे पूरा, टेम्पर बस हो गया है, तो समझदार लोग समझते हैं, ना कि टेम्पर होना आपको उसको देख के। तो क्रांतिक ताप जो है, ठीक है, तो क्रांतिक ताप अधिकतम ताप है, तो अधिकतम ताप पर प्रस्तनाव फिर क्या हो जाएगा, शून्य, मतलब फिर वो फैलना बंद कर देगा और प्रस्तनाव वाली घटना फिर आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो वाला फैक्ट, बाकी हमने शेयर किया आप लोगों से। और यहाँ पे तेल और बसा वाली कहानी हमने नहीं लिखी है कि तेल और बसा वगैरह डालने पर भी प्रस्तनाव क्या हो जाता है, सामान्यतः कम हो जाता है। एक और फैक्ट लिख रखा है, घुलनशील नमक मिलाने पर जल का प्रस्तनाव क्या होता है, बढ़ जाता है। मतलब यदि शुद्ध पानी है तो वो थोड़ा सा फैला रहेगा, लेकिन जब उसमें आप नमक डाल दोगे, ठीक है, यदि उसमें हम लोगों ने नमक डाल दिया है तो क्या होगा, नमक डाल देने से
जो पानी वाले क्षेत्र है वो थोड़ा सा सिकुड़ जाएगा, ठीक है, उसमें कमी आ जाएगी। यहाँ पे तो फैला हुआ था और नमक के साथ उसमें क्या आएगी, कमी आएगी। क्यों? क्योंकि नमक जो थोड़ा सा ठोस पदार्थ है। हम लोगों को पता है नमक वही NaCl का मुख्यतः माना जाता है या फिर उसी का होता है, तो नमक ठोस है। और पीछे हम लोगों ने पढ़ा था ठोस पदार्थों के पास कम से कम जगह पर सिकुड़ने की प्रवृत्ति होती है, तो इसलिए वो आसानी से क्या करता है, सिकुड़ जाता है और अपने प्रस्तनाओं को बढ़ा लेता है। तो ये साफ लिखा बढ़ा लेता है क्योंकि वो ठोस है, उसके पास कोई चिकनी जैसी चीज़ भी नहीं है, बस ये अम्ल नहीं है उसके पास। ये हमने कुछ उदाहरण दे रखे हैं। यहाँ पे तेल को हम खौलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोगों को पता भी है कि तेल यदि ठंडा होता तो यहाँ पे कोई बुलबुले नहीं दिखते, मतलब वो सिकुड़ा रहता। लेकिन वो गर्म हो गया तो उसमें बुलबुले दिख गए, मतलब वो क्या हो चुका है, फैल चुका, मतलब उसका प्रस्तनाव कम हो गया है। और ये पीछे एग्जाम्पल हम वहाँ पर डालना जगह नहीं मिली थी, मतलब भूले तो नहीं थे, तो हमने सुई यहाँ पर तैरा के दिखाई है। तो सुई जो है प्रस्तनाव के कारण इस गिलास में रखे पानी पर तैर रही है। तो टॉपिक काफ़ी इजी है, इंटरेस्टिंग है। हम आशा करते हैं आप लोगों ने मज़ा भी लिया है इसको पढ़ते पढ़ते और सीख भी सब कुछ लिया, ताकि इससे जो क्वेश्चन आएंगे आप आसानी से बिल्कुल सही कर पाओगे। यदि घुमा फिरा के ही पूछे जाएंगे तो भी आप पक्का सही करेंगे। तो अगला टॉपिक केशिकत्व है, कैपिलरी फोर्स, इसको पूरा बोलते हैं कैपिलरी फोर्स, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का फोर्स है। एक ही पी आता, दो पी नहीं आते हैं। CAPILLAR बाय फोर्स, कैपिलरी फोर्स, केशिकत्व। तो केशिकत्व आप लोगों को तो पता है कि सामान्यतः किसी चीज़ का, आप लोगों का मानना है कि सामान्यतः किसी भी द्रव का या लिक्विड का किसी चीज़ पे ऊपर चढ़ना। तो हम थोड़ा सा आप लोगों को रेक्टिफाई कर दें, चाहे ऊपर चढ़े और चाहे नीचे चढ़े, दोनों घटनाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, केशिकत्व बोलते हैं। और इस पर जो फोर्स काम करता है वो इस वाले फोर्स या बल को हम लोग क्या नाम देंगे, केशिकत्व बल, या इंग्लिश में बोलेंगे केशिकत्व कैपिलरी फोर्स कहेंगे। तो ये वाली जो घटना होती है ऊपर नीचे चढ़ने की, तो जब भी कोई चीज़ भैया ऊपर नीचे चढ़ेगी उसका कोई ना कोई माध्यम चाहिए। तो माध्यम का काम वहाँ पे कौन करते हैं, तो उस माध्यम का काम, जैसे आप दिए की बाती की बात करेंगे तो दिए की बाती में पतले पतले धागे करते हैं। तो सभी धागों को आप यहाँ पे किस नाम से जानोगे, तो आप बोलेंगे केस नली के नाम से, कैपिलरी ट्यूब के नाम से। तो केशिकत्व की घटना दर्शाने वाली चीज़ कौन सी होती है, केस नली होती है, जिसको आप कैपिलरी ट्यूब भी कहते हैं। तो यह क्या होती है, तो आप बोलेंगे यह सर एक ऐसी खोखली नली होती है, इट इज अ होलो ट्यूब, खोखली होती है अंदर से, होलो होती है, ठीक है। तो यह एक ऐसी खोखली नली होती है जिसकी त्रिज्या बहुत कम लेकिन कैसी होती, समान होती है। तो इसकी परिभाषा और अच्छी हम लोग ये बना सकते थे कि ऐसी चीज़ को आप कैपिलरी या केस नली कहते हैं जो जिसकी त्रिज्या बहुत कम होती है लेकिन लंबाई बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो उसकी त्रिज्या की तुलना में उसकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है। त्रिज्या मात्र इतनी सी होगी मान लीजिए, और लंबाई कैसी होगी, बहुत ज़्यादा, अनंत तक जाएगी, ऊपर तक जाती जाएगी। आप देख सकते हैं वहाँ तक जा रही है। ये क्या है, हमारी केस नली है। इतने तुम दुखी नहीं रहो यार, आगे चलते हैं। हमारे एक दोस्त बैठे हैं वहाँ पर, उनको कल संक्रांति की थोड़ी चिंता है, जल्दी हम छुट्टी करते हैं पढ़ा के, तो आगे चलते हैं। तो एक ऐसी खोखली नली जिसकी त्रिज्या बहुत कम तथा एक समान होती है, ऐसी नली को हम लोग क्या नाम दे देंगे, केस नली, इंग्लिश में बोलेंगे कैपिलरी ट्यूब, जो कि आसानी से केशिकत्व वाली घटना को दिखलाएगी। अब केस नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे दबने, वैसे लिखा भी है यहाँ पे, तो आप लोग मोस्टली इस पर ध्यान देते हो, तो आपको इस पर भी ध्यान देना है। वो चीज़ ऊपर भी चढ़ सकती है और कहाँ भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है केस नली के माध्यम से। तो केस नली में द्रव मतलब लिक्विड के ऊपर चढ़ने या नीचे दबने की घटना को आप केशिकत्व मतलब कैपिलरी कहेंगे, या कैपिलरी फोर्स कहेंगे, यानी कैपिलरी कहेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो द्रव के केस नली में ऊपर चढ़ने अथवा नीचे गिरने का कारण क्या है, द्रव का प्रस्तनाव। तो ये भी आपको ध्यान देना, हमने इसको प्रस्तनाव में ही क्यों जोड़ रखा है। आप लोग ने जब भी किसी अच्छी किताब से पढ़ाई की है तो आप लोग प्रस्तनाव के अंदर ही केशिकत्व पढ़ेंगे। तो प्रस्तनाव का ही उदाहरण क्या बन जाता है, केशिकत्व भी कहलाता है। तो प्रस्तनाव के कारण ही वो चीज़ ऊपर चढ़ती है, फिर क्या चाहना चढ़ती नीचे। यदि तनाव बढ़ेगा तो ऊपर चढ़ जाएंगे, तनाव घट, यानी गलत बोल गए हम, तनाव घटेगा तो ऊपर चढ़ जाएंगे, तनाव बढ़ेगा तो कहाँ आ जाएंगे, नीचे क्यों आ जाएंगे, मतलब सिकुड़ जाएंगे। तो प्रस्तनाव के कारण ये वाली घटना होनी, तो ये भी चीज़ आपको आसानी से याद रखनी है। हम फिर से इसको अंडरलाइन करते हैं, अलग अलग पेन से करते हैं ताकि आप लोग ध्यान दे सकें। अब आगे बढ़ते हैं। किस सीमा तक द्रव में केस नली चढ़ता है या उतरता है, मतलब इसकी लिमिट तो होती है, सबको पता है। तो किस सीमा तक चढ़ता है उतरता है, यह केस नली की त्रिज्या पर निर्भर करता है कि गलती से कहीं आपने केस नली बहुत मोटी या चौड़ी तो नहीं ले ली है, ठीक है। तो ये किस पर डिपेंड करता है, केस नली की त्रिज्या पर, रेडियस पर निर्भर करता है। ये भी चीज़ आपको ध्यान देनी है, ठीक है। संकीर्ण नली, संकीर्ण मतलब पतली, एकदम नैरो टाइप की। तो संकीर्ण नली में जो द्रव है
का चढ़ाव अधिक होगा, जबकि चौड़ी नली में कैसा होगा, कम होगा। क्योंकि सीधी बात है, आपको तो नीचे से उसको ऊपर चढ़ाना है, जितना पतला होगा तो द्रव उतना आसानी से दूर तक क्या करेगा, फैलेगा। और यदि गलती से आपने केस नली चौड़ी ले ली है तो इसमें समझो यहाँ तक चढ़ा, तो इसमें कहाँ तक चढ़ के रह जाएगा, यहाँ तक। यहाँ पे आयतन तो दोनों का बराबर रहने वाला है, बस यहाँ पे चौड़ाई कम होने के कारण ऊंचाई तक चढ़ेगा, यहाँ पर चौड़ाई बढ़ने के कारण वो नीचे तक दबा रह जाएगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, केस नली बहुत पतली लेकिन बहुत लंबी होती है। दूसरी कहानी, ऊपर चढ़ना नीचे दबना दोनों केशिकत्व कहलाते हैं। केशिकत्व किसका उदाहरण है, प्रस्तनाव का। आप पहले बोलेंगे केशिकत्व की घटना किस बल के कारण होती है, तो आप बोलेंगे प्रस्तनाव के कारण होती है, ठीक है, सरफेस टेंशन के कारण। अब जो चढ़ना उतरना है, फिर कितने चढ़ेंगे कितने उतरेंगे, ये सब किस पर डिपेंड करता है, तो आप बोलेंगे आपकी केस नली की त्रिज्या पर, मतलब गोलाई पे, कितनी ज़्यादा चौड़ी कितनी ज़्यादा पतली है, ठीक है। जितनी पतली उतना ज़्यादा देखने को मिलेगा, जितनी चौड़ी उतना कम चढ़ाव या घटाव देखने को मिलेगा आपको। अगली कहानी क्या लिखी है, ये वाला टॉपिक भी कुछ सालों से परीक्षाओं में ज़्यादा आ रहा है, इसलिए इसको हमें आपसे शेयर करना पड़ रहा है कि सामान्यतः जो द्रव कांच को भिगोता है वह केस नली में ऊपर चढ़ता है। भिगोता मतलब चिपकता है, तो मतलब वो उसको ऊपर क्यों खींचेगा, ठीक है। तो सामान्यतः जो द्रव कांच को भिगोता है वह केस नली में ऊपर चढ़ जाता है, और जो द्रव कांच को नहीं भिगोता है वह केस नली में कहाँ चला जाएगा, नीचे, ठीक है, वो केस नली नीचे चला जाता है। जैसे अब यहाँ से मैं थोड़ा सा फुल स्टॉप लगा के नई लाइन लिखनी थी, लेकिन जगह नहीं थी, इसलिए मैंने सब कुछ यहाँ पे इकट्ठा लिख दिया है। तो आप लोग यदि नोट्स वगैरह बना रहे हैं तो इसको सफाई से इसको अगले लाइन में लिखना। तो यहाँ पे पहली चीज़ तो आपको यह ध्यान देना है कि जो द्रव कांच को भिगोता है, मतलब जब कांच और उस द्रव के बीच में आसंजक बल का मान ज़्यादा है तो उसको अपनी ओर खींचता जाएगा, उसको ऊपर चढ़ा देगा। और जो द्रव कांच को नहीं भिगोता, मतलब उनके बीच में आसंजक बल का मान कम है, तो उसको कहाँ ढकेल देगा, वो नीचे की ओर ढकेल देगा, ठीक है। तो नीचे को दब जाएगा वो। तो यहाँ पे जैसे कि जब केस नली को पानी में डुबोया जाता है, हम लोग को पता है हम लोग कांच को पानी से साफ कर सकते हैं, मतलब कांच पानी पर चिपकता है, पानी कांच पर चिपकता है। तो अर्थात जब केस नली को आप पानी में डुबोते हो तो पानी उसमें ऊपर चढ़ता है। क्यों चढ़ता है, क्योंकि पानी और कांच के बीच लगने वाले आसंजक बल, प्रस्तनाव की भी बात हो जाएगी अपने आप, का मान ज़्यादा होता है, और वो पानी को कहाँ चढ़ने देता है, ऊपर की ओर चढ़ने देता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा चित्र बना के हम आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश भी कर लेते हैं कि मान लीजिए ये हमारी बीच में एक केस नली डली है, थोड़ी सी मोटी बना दी है, तो इस बात को लेके आप लोग थोड़ा नाराज कम होना। इस बार हमने पानी हरा हरा भर दिया है इसमें, उसमें थोड़ी सी काई लग चुकी है। मान लीजिए हम लोगों के सागर में एक तालाब है, उस तालाब का पानी है जो हरा हरा था, ठीक है। तो जो हम लोगों को अभी बोला गया है कि जब पानी को, केस नली को पानी में डुबोया जाएगा तो पानी जो है कांच को गीला करता है, मतलब भिगोता है, तो पानी यहाँ पे आएगा और अधिक से अधिक कहाँ चढ़ने की कोशिश करेगा, ऊपर की ओर चढ़ने की कोशिश करेगा, और आपको इस टाइप से चढ़ाव दिखेगा। पानी को वो अधिक से अधिक ऊपर की ओर खींचने की कोशिश करेगा, ठीक है, तो ऊपर की ओर चढ़ जाएगा। तो वही लिखा है हमने कि जब केस नली को पानी में डुबोया जाता है तो इस पानी और कांच के बीच में आसंजक बल का मान बहुत ज़्यादा है, और कांच जो है पानी को अपनी ओर खींच रहा है, वो चढ़ता जा रहा है उसके ऊपर की ओर चढ़ जाता है, और पानी का सतह केस नली के अंदर धंसा हुआ प्रतीत होता है। तो यहाँ पर धंसा हुआ प्रतीत होता है, लेकिन यहाँ पर चढ़ा हुआ प्रतीत होगा। ये वाला क्वेश्चन भी बन चुका है परीक्षाओं में। तो यहाँ पे आप लोगों को इस प्रकार से, यहाँ पे हम लोगों को इस प्रकार से अवतल संरचना देखने को मिलेगी, शायद लिखी भी होगी, अंदर धंसा हुआ प्रतीत होता है। इसके लिए स्पर्श कोण कैसा बनेगा, न्यून कोण। और आप लोग जब यहाँ पे कोण बनाएंगे तो यहाँ पर बनने वाला कोण कैसा है, न्यून कोण, मतलब आपका एक्यूट एंगल बनेगा। इसके विपरीत जब केस नली को पारे में गीला करोगे आप, ठीक है, यहाँ पर चित्र दूसरा बना लेते हैं। अब यहाँ पे हमने अंदर क्या भर दिया है, ये पारा भरा हुआ है, ठीक है। चेंज कर देते हैं पेन और यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पे हमने पानी भरा था और यहाँ पे पारा भरा था। तो जो पारा है पानी से नहीं चिपकता। यदि आप कभी देखोगे भी मैप वगैरह में, सीधी बात थर्मामीटर में भी आप लोग पारे का उपयोग क्यों करते हैं, क्योंकि थर्मामीटर बनता कांच का है, उसके अंदर बना होता है पारा, और पारा उस पर नहीं चिपकता, इसलिए ऊपर नीचे वो आसानी से होता रहता है और कहीं भी उस पर चिपकता नहीं है, जिसका रीडिंग आपको साफ मिलेगी। तो पारा कांच पर चिपकता नहीं है, इसलिए वो जब इसके अंदर जाएगा तो आप लोग देखेंगे मुख्य बर्तन में पारे का लेवल ये है, लेकिन केस नली के अंदर जो पारा है वो यहीं पर चिपक के रह जाएगा। केस नली के अंदर जो पारा है वहीं पे चिपक के रह जाएगा। कुछ टेक्निकल मिस्टेक आ जाती हैं। तो हम लोगों ने अभी दूसरा पॉइंट कौन सा पढ़ा था कि जब आप केस नली को पारे में डुबोएंगे, केस नली को हम लोग जब पारे में डुबोएंगे
तो केस नली सामान्यतः कांच की बना रहे हैं हम लोग। तो जब आप उसको पारे में डुबोगे तो यदि यहाँ पे पारा भरा हुआ है तो पारे की सतह जो है आपको इस बर्तन की सामान्य सतह से कहाँ दिखेगी, नीचे, ठीक है। और जो कांच है उसको अपने ऊपर चढ़ने की अनुमति नहीं देगा, लेकिन पारे की कोशिश तो कहाँ जाने की होगी, ऊपर जाने की। तो यहाँ पे पानी के विपरीत चित्र बना हुआ दिखेगा आपको। इसको थोड़ा नीचे बना के रखते हैं ताकि जगह मिल जाए हमारे लिए। तो यहाँ पे जो पानी था वो इस प्रकार से चित्र बना रहा था और वो ऊपर तक चढ़ गया, गलत बना दी हमने, है ना। ये तो पानी जो है इस प्रकार से ऊपर चढ़ने की, क्योंकि ये यहाँ पे कांच है और ये पानी है, ठीक है। तो ये कांच और पानी एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे के बीच आसंजक बल का मान ज़्यादा होने का अपनी ओर खींच रहा था कांच, लेकिन यहाँ पे आसंजक बल का मान बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है, ठीक है। यहाँ पे पूरी कहानी आप ये बोलेंगे कि कांच और परख नली के बीच में आसंजक बल का मान बहुत ज़्यादा है, लेकिन पानी के आसंजक बल का मान कम है। इसलिए पानी खुद को छोड़ने तैयार है, लेकिन कांच से चिपकने ज़्यादा तैयार होता है। इसी प्रकार से यहाँ पे पारे के बीच में जो ससंजक बल लगता है बहुत ज़्यादा होता है, और पारा और अपने कांच के बीच में जो आसंजक बल लगता है वो बहुत कम होता है। इस कारण से जो पारा है वो खुद से तो चिपकता है, लेकिन कांच से चिपकने को तैयार नहीं होता है। तो वो ऊपर जाने को यहाँ पे कोशिश कर रहा है बीच से, लेकिन कांच उसको कहाँ ढकेल रहा है, नीचे की ओर, और वो ज़्यादा ऊपर नहीं चढ़ पाता, अर्थात कहाँ दब जाता है। तो आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर लिखा है नीचे ही रहता है, अर्थात नीचे को चलाता है। और केस नली में पारे की सतह उभरी हुई प्रतीत होगी, तो यहाँ पे आपको उत्तल या कॉन्वेक्स दिखेगा और यहाँ पे कॉनकेव दिखेगा, जो कि नीचे धसी हुई दिखेगी। और यहाँ पे यहाँ पर जो कोण बनेगा, यदि आप उस कोण को यहाँ से भी नापते तो यहाँ पर न्यून कोण बनेगा, और यहाँ पे आपको कैसा कोण बना दिखेगा, अधिक कोण, मतलब आपको ऑब्ट्यूस एंगल बनता हुआ प्रतीत होगा। तो ये भी थोड़ा सा आपको याद रखने की कोशिश करनी। इसको हमने इसलिए अलग से कलर भी डाल रखे हैं। ये क्वेश्चन पिछले साल एसएससी और रेलवे की परीक्षाओं में आए थे, इसलिए हमने आप लोगों को यहाँ पर डालें, क्योंकि हमने मोस्टली क्वेश्चन ऐसे देखे हैं कि जो रेलवे एसएससी में आ चुके होते हैं अब हम लोग के व्यापम में भी आने लगते हैं। तो टॉपिक थोड़ा सा लेंदी था, ये हम मानते हैं। तो इस सेक्शन को फिलहाल हम छोड़ के आगे इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि आप लोगों को ज़्यादा बोर करना नहीं चाहते हैं। इसको आप फिर से वीडियो को पॉज करके एक बार फिर से सोचिए, नहीं समझ में आता तो आप फिर से रिवाइंड करके देखिए, और तब भी कोई डाउट है तो फिर से कोई पुराना डायलॉग हमसे संपर्क कीजिए। हम पक्का पूरी कोशिश करेंगे मोबाइल से बाहर निकल के आपके पास आने की। तो केशिकत्व की उदाहरण या अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ केशिकत्व क्या है। तो ब्लॉटिंग पेपर, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं, सोख्ता पेपर या सोख्ता कागज, जो सोख लेता है किसी भी चीज़ को। तो ब्लॉटिंग पेपर स्याही को शीघ्र सोख लेता है। क्यों? क्योंकि ब्लॉटिंग पेपर पर जो पतले पतले से रेसे या छिद्र होते हैं वो वहाँ पे किसका काम करते हैं, केस नली का काम करते हैं। क्योंकि इसमें बने छोटे छोटे से छिद्र लिखना था यहाँ पे, इसमें बने छोटे छोटे छिद्र या फिर रेसे केस नली का काम करते हैं, और वो पानी को या स्याही को कहाँ तक खींच के ले जाएंगे, ऊपर तक ले जाएंगे। इसलिए हम लोग सामान्यतः किसी भी चीज़ को साफ करने के लिए आजकल किसका यूज करते हैं, ब्लॉटिंग पेपर्स का यूज करते हैं, क्योंकि वो किसी भी चीज़ को आसानी से सोख लेते हैं। भले देखने में कोई चीज़ सूखी होगी, लेकिन हल्की सी भी वहाँ पर नमी होगी उसको भी वो सोख ले जाएंगे। क्यों? उनमें पतले पतले जो छिद्र होते हैं वो किसका काम करते हैं, केस नली। तो छोटे छोटे छिद्र केस नली की तरह काम करते हैं, छोटे छोटे केस नली की तरह वो काम कर लेता है। ऐसा भी एक्सप्लेन कर सकते हो आप। लालटेन या लैंप, जैसे उसको हम लोग दिया की बाती भी बोल सकते थे यहाँ पे। तो लालटेन या लैंप की बत्ती नीचे हम लोग देखते हैं थोड़ी सी बस तेल में डूबी रहती है, लेकिन आग लगी रहती है। यहाँ पे आपको ज़रा देखने को मिलता है। हम लोग भी किसी न किसी घर के दिए हैं, तो हम लोगों की बाती थोड़ी सी घर में डूबी हुई है, लेकिन वहाँ से हम लोगों को जो ज्ञान मिला है वो हम लोग कहाँ तक लेके जाए, दूर तक लेके जा रहे हैं। किस गुण के कारण, केशिकत्व के कारण। तो ये भी काफ़ी इजी टॉपिक था, इसलिए हमने उसको थोड़ा सा दूर लेके समझा के लेने की कोशिश की हमने आपसे। आशा करते हैं आप लोगों को कुछ अच्छा लगा हो। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल पेड़ पौधों की शाखाओं, तनों, पत्तियों तक जल आवश्यक लवण केशिकत्व की क्रिया से वाही क्या होते हैं, ऊपर नीचे। जैसे हम लोगों को पता है भोजन बनता है पत्तियों में, तो वो केशिकत्व के कारण ऊपर से नीचे आएगा, लेकिन जड़ें पानी को सोखती हैं जमीन से, तो केशिकत्व के कारण उसको वो नीचे से कहाँ ले जाएंगी, ऊपर तक की ओर। तो जड़ों के अंदर पतली पतली सी ऐसी नलियाँ रहेंगी, जिनको हम लोग क्या नाम देंगे, केस नलियाँ कहेंगे। अगला फैक्ट क्या है, कृत्रिम उपग्रह के अंदर भारहीनता की अवस्था होती है। यदि किसी केस नली को जल में खड़ा किया जाए तो नली में चढ़ने वाले जल स्तंभ का प्रभावी भार शून्य होने के कारण जल नली के दूसरे सिरे तक आसानी से पहुंच जाएगा, चाहे केस नली कितनी भी लंबी क्यों ना हो। तो एक चीज़ हम पीछे थोड़ा सा आपसे शेयर करना भूल गए कि केस नली जो है,
ठीक है, ऐसा हमारे द्रव को ऐसा गुण प्रदान करती है जिससे वह गुरुत्वाकर्षण के विपरीत भी काम गति कर सकती है। हम लोगों का सामान्यता मानना होता है ना कि हर चीज़ ऊपर से कहाँ की ओर आएगी, नीचे की ओर, लेकिन केस नली किसी चीज़ को नीचे से ऊपर भी गति कर सकती है। हाँ, आप लोगों का ये सोचना विशेष, अभी तो आपने बोला नीचे ऊपर से नीचे भी, तो बहुत सामान्यता, यदि कोई चीज़ कहीं पर ऊपर चढ़ी बैठी तो उसको नीचे ढकेल देगी, कोई चीज़ नीचे तो कहाँ ढकेल देगी, ऊपर। तो सामान्यता वो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत गति कराने में कहने को सक्षम होती है। कौन? केस नली। तो केसी तत्व गुरुत्वाकर्षण के अगेंस्ट भी काम कर सकता है, ये आप लोगों को ध्यान देना है। तो वो इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि हम लोग जब कृत्रिम उपग्रह मतलब आर्टिफिशियल सैटेलाइट में जाते हैं तो वहाँ पे सामान्यतः भारहीनता की स्थिति होती, क्योंकि वहाँ पे खुद का कोई वायुमंडल वगैरह नहीं होता है। ठीक है, तो उस वाली स्थिति में जो जल का स्तर मतलब जो भी जल वगैरह उसमें केस नली में भरा हुआ है, जैल है ना, वो अपने आप कहाँ चढ़ने लगेगा, ऊपर को चढ़ने लगेगा। तो वो भी उदाहरण किसका माना जाएगा? क्योंकि हम लोग को पता है गुरुत्वाकर्षण के कारण ही कोई चीज़ कहाँ की ओर जाती है, नीचे की ओर। अब लेकिन चूंकि वहाँ पे इसमें आपने पानी भर रखा है और ये केस नली है, ठीक है, तो अपने आप ही पानी जो कि चूंकि वहाँ पर भारहीनता की स्थिति मतलब गुरुत्वाकर्षण नहीं है, तो पानी अपने आप यहाँ से प्रवेश करके कहाँ की ओर चला जाएगा, ऊपर की ओर, यहाँ जाके टपकने लगेगा। इसी कारण से हम लोग देखते हैं मतलब इसी टाइप की चीज़, बाकी इसी कारण से बोलना थोड़ा गलत हो जाएगा, इसी कारण से हम लोग देखते हैं कि पौधे वगैरह जो होते हैं यदि उनके पास एक्स्ट्रा पानी होता है तो रात को वो पानी उनकी पत्तियों से बाहर निकल के कहाँ टपकने लगता है, नीचे। तो वो भी किसका उदाहरण माना जाएगा? केसी तत्व का उदाहरण ही माना जाएगा। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, सब ईजी हैं, तो इसको थोड़ा सा रिवाइज कीजिएगा, हमने कम समझाया है। बाकी आप लोगों को समझ में आता है कि भारहीनता का अर्थ है गुरुत्वाकर्षण का ना होना, और गुरुत्वाकर्षण के ना होने के कारण हर चीज़ कहाँ की ओर जाएगी, ऊपर की ओर, और केस नली में आसानी से ऊपर की ओर जाती है। इस कारण से पानी जो है अब ओवरफ्लो होकर भी कहीं तक जा सकता है आसानी से। ठीक है, अब आगे चल लेते हैं। बरसात के मौसम के बाद किसान अपने खेतों की जुताई कर देते हैं ताकि मिट्टी में इस प्रकार की केस नलियाँ ना बन पाएँ। तो दरारें हैं, किसका काम कर लेती? केस नली। तो केस नलियाँ टूट जाएँ और पानी ऊपर ना आ सके, मतलब मिट्टी के अंदर ही रह जाए और मिट्टी में नमी बनी रहे। तो ये पतली पतली और मोटी मोटी दरारें जो आपको दिखती हैं मिट्टी में, वही केस नली का काम करते हैं। पानी को नीचे से कहाँ खींच के ला सकती हैं, ऊपर। तो इसको जुताई करके आप लोग अपने आप तोड़ सकते हो। ठीक है, तो हमने काली मिट्टी खोजी थी, यहाँ पे काली तो नहीं मिली है, बाकी पीली पीली दिखे, उसमें भी लेकिन दरारें अच्छी दिखें। दरारें किसका काम करती? केस नली का। हाँ, काली मिट्टी में आप लोगों को जहाँ तक पता है, काली मिट्टी 100% मतलब ऑटोमेटिकली कल्टीवेटेबल होती है, मतलब वो खुद ही इन परतों को पलट लेगी और अपनी दरारों को भर देगी। बाकी सभी मिट्टियों में अलग गुण नहीं होता। थोड़ा सा मन हुआ इस भूगोल वाले टॉपिक को आपसे शेयर करने का, तो आप लोग फिर से पूछना कि यदि हमने जल्दी में क्या बोल दिया है और समझ में नहीं आया है, तो वो जानबूझ के जल्दी बोला है ताकि आप लोग पूछ सकें हमसे फिर से। भी हमारा मन है आप लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा बात करने को, संपर्क में रहने का। अगला पॉइंट कर लिखा है, पेन का निब बीच से चिरा टाइप का होता है। तो चिरा मतलब उसमें बीच में से एक क्रैक दिखता है हम लोगों को। पेन की जो हम लोग की स्याही वाली इंक आती थी, स्याही वाली टिप आती थी, वो इस टाइप होती है, बीच में से उसमें एक इस टाइप से एक जॉइंट टाइप का होता है, तो इसको हम लोग शुद्ध हिंदी में चिरा बोल देते हैं। तो पेन का निब बीच से चिरा होता है, जिससे इसमें छोटी सी बारीक केस नली बन जाती है। ठीक है, और उसी केस नली से इंक जो है नीचे और ऊपर की कहाँ आती रहती? नीचे। और उसी केस नली द्वारा स्याही जो है निब की नोक तक आती चली जाती। आगे का लिखना लगता हम लोगों के राइटर्स को ठीक नहीं लगा, इसलिए उन्होंने आप लोगों के विवेक पे छोड़ दिया है। अगला पॉइंट क्या है? केसी तत्व की क्रिया के कारण ही कॉफ़ी पाउडर जल में बहुत शीघ्र तरीके से घुल जाता है, क्योंकि कॉफ़ी पाउडर काफ़ी हल्का और बारीक टाइप का होता है, और कॉफ़ी पाउडर के अंदर छोटे छोटे से छिद्र टाइप के बन जाएंगे, जो कि किसका काम करेंगे? केस नली। और वो आसानी से कॉफ़ी को या पानी मतलब दूध को या पानी को अपने अंदर सोख लेंगे, और वो आसानी से उसमें क्या करेगा? घुल जाएगा, और हम लोग को टेस्ट मिलेगा 1 नंबर 1। तो आप लोग खुश हो जाएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को केस नली भी समझ में आई होगी, और जो भी आपके पास पीछे थोड़ा डेटा डाउट में था या कम था, उसमें थोड़ी वृद्धि हुई होगी। और उसके बाद यदि कोई डाउट है, कोई चीज़ आपको और लगता है कि सर इसमें ये आना था वो आना, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी सजेस्ट कर सकते हैं। आपने ये शेयर नहीं किया, वो शेयर नहीं किया, या फिर इसमें कोई डाउट है आपको, या फिर किसी एग्जाम्पल को लेके आपको डाउट है, तो आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में हम लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर से शेयर कीजिए। और हम लोग बस आखिरी में एक पॉइंट बस ये बोलें, केसी तत्व प्रस्थनाव का उदाहरण जो हमने पीछे आपको बताया था, केसी तत्व जो है प्रस्थनाव का उदाहरण है। यहाँ पे अभी भी हम फिर से इसको गोला लगाने की इच्छा रखेंगे, क्योंकि कई सारे बच्चे इस चीज़ को नहीं जानते हैं और गलतियाँ करते रहते हैं। तो आप लोग आज के बाद नहीं करना, क्योंकि आप लोगों का संपर्क हमसे हो चुका है, प्रज्ञा माता से हो चुका है। प्रज्ञा माता सरस्वती जी का साक्षात पर्यायवाची है। तो थोड़ा सा प्रयास ज़्यादा कीजिए, हम आप लोगों के साथ हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।